हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज अ रिवर कट्स थ्रू द रॉक नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर बट बिकॉज ऑफ इट्स परसिस्टेंस। यानी कि जब एक नदी पत्थरों के बीच में से रास्ता बनाती है तो वो अपनी ताकत की वजह से नहीं बनाती, बल्कि लगातार प्रवाह की वजह से बनाती है। राइट? क्यों? हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि हार्डवर्क के साथ साथ में परसिस्टेंस, परसिवरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है ज़रूरी? क्योंकि अगर आप एक दिन मेहनत करेंगे और 10 दिन आराम करेंगे तो आप सक्सेस को नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन अगर आप लगातार हर दिन ज़्यादा नहीं 1-1 घंटा प्रयास करते रहेंगे तो आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। राइट? तो इसीलिए ज़्यादा आपको कोशिश करनी है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप परसिस्टेंट रहें, कांस्टेंट रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया benefited as a member of Shanghai Cooperation Organization but the future is not bright। यानी कि हिंदुस्तान ने फ़ायदा तो उठाया है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन के, लेकिन अब फ्यूचर अच्छा नहीं या स्थिर नहीं दिख रहा। द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग होस्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे। बोल रहे हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। ऑन ट्यूसडे को ये हुई। मार्क द फर्स्ट टाइम इंडिया चेयर द समिट ऑफ रीजनल कंट्रीज। ये पहली दफ़ा है, पहली बार है कि हिंदुस्तान ने ये रीजनल कंट्रीज़ यानी कि हमारे रीजन की जो कंट्रीज़ हैं इनकी अध्यक्षता, कोई ऐसा समिट जिसमें हमारी रीजनल कंट्रीज़ जो हैं वो शामिल हैं, उनकी अध्यक्षता करी है। ठीक है। इंडिया बिकेम अ फुल SCO मेंबर इन 2017। इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर 2017 में बना अलॉन्ग विद पाकिस्तान, और उसी दौरान पाकिस्तान भी इसका फुल टाइम मेंबर बना। द गवर्नमेंट हैज़ हेल्ड दैट ज्वाइनिंग द ओरिजिनली यूरेशियन ग्रुप वॉज इम्पॉर्टेंट एज मेंबर कंट्रीज मेक अप अ थर्ड ऑफ ग्लोबल GDP। सरकार ने बताया कि इस यूरेशियन ग्रुप को ज्वाइन करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो GDP का, हमारी ग्लोबल GDP का 1/3 हिस्सा इसका बनाती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यानी कि इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं SCO की, वो इसका 1/3 हिस्सा बनाती हैं। बाकी जो 2/3 हिस्सा है वो बाकी दुनिया भर की जितनी भी बची हुई कंट्रीज़ हैं जो इसका हिस्सा नहीं है वो बनाती हैं। ठीक है। अ 5th ऑफ ग्लोबल ट्रेड, अगर इसी को, हमारे ग्लोबल ट्रेड को हम 5 हिस्सों में बांट दें तो इसका जो 5वां हिस्सा है वो बनाती हैं, ये ग्लोबल ट्रेड का 5वां हिस्सा ये बनाती हैं, और ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स का भी 5वां हिस्सा ये बनाती हैं, और 44% नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं इनके पास में। ठीक है। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज इट्स फोकस ऑन रीजनल सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये लोग रीजनल यानी कि हमारे एरिया के, हमारे रीजन की जो कंट्रीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी और उनके आपस के बीच में बेहतर कनेक्टिविटी के ऊपर भी जोर देती हैं। एरियाज की टू इंडियाज़ ग्रोथ एंड मेकिंग अप इट्स चैलेंजेस। बोल रहे हैं ये दोनों सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी दोनों ही ऐसे एरियाज़ हैं जो इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत की यानी मुख्य एरियाज़ हैं, और मेकिंग अप इट्स चैलेंज, और इनसे निपटने के लिए या इनमें सर्वाइव करने के लिए जो हमारे को चैलेंज करने पड़ रहे हैं वो बनाती हैं ये। ठीक है, तो वो एरियाज इसमें कवर हो जाते हैं। सच एज टेररिज्म इन पाकिस्तान, जैसे कि पहला है टेररिज्म इन पाकिस्तान, चाइनीज़ एग्रेशंस एज वेल एज बेल्ट द रोड इनिशिएटिव। अब ये बेल्ट द रोड इनिशिएटिव क्या है? ये एक चाइनीज़ गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसमें वो क्या कर रहे हैं, एशिया को अफ्रीका और यूरोप के साथ में ज़मीन और समुद्र के ज़रिए कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि उनके अनुसार जो रीजनल इंटीग्रेशन है, ट्रेड बढ़ जाएगा, सभी देश आपस में अच्छे से लिंक्ड हो जाएंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने जो अगर इन कंट्रीज़ को इन्होंने ज्वाइन करा तो उनको फेस करना ईजी हो जाएगा। बीइंग इनसाइड द टेंट इज़ इम्पॉर्टेंट।
यानी कि जब इस तरीके से आप एक कुछ टेंट लगा रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है, तो आपका टेंट के अंदर होना ही ज़्यादा बेहतर है, राइट? तो वही कह रहे हैं कि बीइंग इनसाइड द टेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, especially as Pakistan is a member, even if not that means conducting joint exercises under the SCO regional anti-terrorist structure. क्योंकि पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, तो इसलिए हमें भी इसके साथ में होना ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। और चाहे इसका मतलब ये भी निकले कि हमें SCO के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ में एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, जॉइंट एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगे, जॉइंट ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। द SCO ऑल्सो गिव्स इंडिया एन इंटरफेस विथ सेंट्रल एशियन मार्केट्स एंड रिसोर्सेज। और जो ये SCO है ये इंडिया को एक लिंक भी प्रोवाइड करता है सेंट्रल एशिया की जो भी मार्केट्स हैं उनके साथ में, और उनकी जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करने की भी एक तरह से अनुमति देता है, इजाज़त देता है और हेल्प करता है। फाइनली, joining the SCO was a key part of India's stated ambition on multi-alignment and strategic autonomy, कह रहे हैं। और हमारा जो इस अलाइनमेंट को, इस SCO को ज्वाइन करने का मुख्य पार्ट ये था, हमारी स्ट्रैटेजी जो थी कि हमने अलग अलग देशों से अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने हैं, अलग अलग ग्रुप से अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने हैं, उस स्ट्रैटेजी का पार्ट था। और जो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, यानी कि हमारे देश हित के लिए भी ये बेहतर था, वाइल बिकमिंग अ बैलेंसिंग पावर इन द वर्ल्ड। और साथ ही साथ इन दोनों चीज़ों को करते हुए हमने एक बैलेंसिंग पावर भी दुनिया में बनकर आना था, ठीक है। यानी कि हर किसी के साथ में अच्छे संबंध होंगे तो हमारी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उस तरीके से हमने बैलेंसिंग पावर भी बनानी थी दुनिया के सामने। एंड इट सीम्स नो कोइंसिडेंस दैट द मोदी गवर्नमेंट जॉइंड द रिवाइव्ड क्वाड। और इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है कि इसी दौरान पे मोदी सरकार ने रिवाइव्ड क्वाड एक 4 देशों का समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वो पार्ट हैं, और तो इसका भी वो क्या बन गए, हिस्सा बन गए, ठीक है। इन द सेम ईयर दैट इट टुक अप द फुल SCO, और ये उसी साल में बने जिस साल में हमने फुल टाइम SCO मेंबरशिप ली, ठीक है। ओवर द पास्ट ईयर this has become an economic necessity as India has chosen to be neutral on the Ukraine war। और पिछले कुछ सालों में, पिछले साल से ये एक नेसेसिटी भी बन गया, एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी इंडिया के लिए चॉइस बन गई है। क्योंकि जैसे कि इंडिया ने यूक्रेन वॉर के ऊपर न्यूट्रल रहने का कहा, और फिर न्यूट्रल रहे तो उससे क्या हुआ, इंडिया को रशिया से फ्यूल और फर्टिलाइजर्स की खरीद में बहुत भारी मुनाफा हुआ, बहुत भारी बेनिफिट मिला, क्योंकि प्राइजेस कम हुए उनके, और उनके पास में उस टाइम पे ज़्यादा इम्पोर्टर्स थे नहीं जिनको वो एक्सपोर्ट कर सकें, तो इंडिया उनका एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर सामने आया। तो इस तरीके से हमें दूसरों की लड़ाई में कूदने की बजाय सबसे अच्छे रिलेशंस बना के चलने चाहिए, सो दैट हम इस तरीके के फ़ायदे इन फ्यूचर भी उठा सकें, ठीक है। Therefore, it was expected that India's turn to chair the SCO this year would be a major event। अब जैसा कि इंडिया ने यूक्रेन वॉर पे चुप्पी साधी है ना, तो इसी वजह से ये भी समझा जा रहा था कि इस साल SCO अगर इंडिया चेयर करता है, इंडिया इसकी अध्यक्षता करता है, तो ये बहुत बड़ा एक इवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देश हैं वो हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई आप किसी ना किसी का तो पक्ष लो, जैसा कि पहले भी किया जा रहा था, और हम न्यूट्रल रहे, ठीक है। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो देश हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे थे वो कैसे इसके अंदर में हमारा सहयोग कर पाएंगे, और कैसे ये पूरा का पूरा जो इवेंट है वो हो पाएगा। राइवलिंग द एक्सपेक्टेड पॉम्प अराउंड द G20 मीट इन सितंबर, जो कि बराबरी करा था जो G20 मीट हुई सितंबर में, उसकी जो धूमधाम थी, पॉम्प मतलब धूमधाम, उसकी जो धूमधाम थी उसके साथ में बराबरी कर रहा था, ठीक है। इन एडिशन, गिवन रशियाज एंड चाइनाज ब्लॉक्स ऑन G20 जॉइंट कम्युनिक दैट इंडिया इज कीन टू फाइंड कंसेंसस ऑन, और ये देखते हुए कि रशिया और चाइना ने दोनों ने इसको क्या करा है, रोक लगा दी है कि G20 पे हम
जॉइंट ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देंगे, जिसके ऊपर इंडिया बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है कि कोशिश कर रहा है कि कंसेंसस यानी कि दोनों देश राजी हो जाए एक जॉइंट कम्युनिक देने के लिए, जॉइंट ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के लिए. द SCO summit would have been a convenient venue for Mr. Modi to negotiate a resolution with his counterparts. तो कह रहे हैं कि SCO जो समिट है ये एक अच्छा माहौल होगा, अच्छा एक वेन्यू होगा जहाँ पे हम इनके बातों, इन मसलों पे कंसेंसस ला पाएँ और जो इसके विपरीत विरोध में खड़े हैं देश, उनके साथ में हम एकजुटता बना सकें. However, India's decision to postpone the SCO summit due to Prime Minister's US state visit. लेकिन जैसा कि क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर यूएस स्टेट विजिट के लिए गए थे, है ना, ऑफिशियल विजिट के लिए गए थे, तो उस टाइम पे एससीओ को पोस्टपोन कर दिया गया था. एंड देन टू टर्न इट इनटू अ वर्चुअल समिट मे हैव बीन अ डैम्पनर ऑन द एससीओ आउटकम्स. और फिर बाद में क्या हुआ, इसको ऑनलाइन तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया. तो इससे जो हमारा एससीओ के हमें आउटकम्स मिलने थे कि हमें उम्मीद थी हम इतना अच्छा परफॉर्म कर लेंगे या इन मसलों पे हम एकजुटता बना लेंगे, तो हमें वो आउटकम्स जो हैं वो थोड़े कम मिले. इतना ज़्यादा हमें अच्छा इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला, हमें कुछ निराशाजनक उसका रिस्पॉन्स मिला. ठीक है. इंडियाज कंसर्न्स with hosting Xi Jinping given the LAC hostilities और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शरीफ्स पॉसिबल grandstanding, बोल रहे हैं कि इंडिया का जो एक चिंता थी कि हम शी जिनपिंग को अपने देश में बुलाएंगे, उनको होस्ट करना पड़ेगा, ये देखते हुए कि LAC पे हमारे देश के जवानों के साथ में किस तरीके का व्यवहार वहाँ पे किया गया है, किस तरीके से उनको मारा पीटा गया है, हाथापाई हुई है उनके साथ में, है ना, हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ है, और कैसे वहाँ पे उनको परेशान किया जा रहा है. इन सब चीज़ों को देखते हुए और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं, इतना धूमधाम से उनका वेलकम करना पॉसिबल होगा. और इवन optics of welcoming Russian President Vladimir Putin may have been factors. बोल रहे हैं कि और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को यहाँ पे बुलाना, उनको यहाँ पे आवभगत करने की जो एक धारणा थी, इन सब चीज़ों से हमारे लिए चिंता का एक माहौल बन गया था, चिंता का एक विषय खड़ा हो गया था. Whatever the reason, while the members hammered out a New Delhi declaration and joint statements on radicalization and digital transformation, बोल रहे हैं चाहे कुछ भी रीज़न हो, लेकिन जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जॉइंट, जो कि हम बोल रहे थे कि जॉइंट स्टेटमेंट्स नहीं दिए, उन्होंने एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन करा. ठीक है. और जॉइंट स्टेटमेंट्स दिए ऑन रेडिकलाइजेशन के ऊपर, यानी कि कट्टरता के ऊपर जॉइंट स्टेटमेंट्स दिए. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर द गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू फॉर्ज सेंसस ऑन अदर एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग वन ऑन मेकिंग इंग्लिश अ फॉर्मल एससीओ लैंग्वेज. लेकिन सरकार जो है कुछ दूसरे चीज़ों के ऊपर सहमतता नहीं बना पाई, कंसेंसस नहीं बना पाई, जिनमें कि एक तो क्या है कि हम एससीओ की फॉर्मल लैंग्वेज इंग्लिश बना दें, इसके ऊपर वो कंसेंसस नहीं बना पाए. While India, despite being chair, did not endorse a roadmap on economic cooperation, presumably due to concerns over China imprint. तो बोल रहे हैं और हिंदुस्तान, हालांकि वो इसका अध्यक्ष था, पर फिर भी वो कोई ब्लूप्रिंट, कोई योजना नहीं दे पाया इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर. और शायद ये इसलिए भी था, संभवतः ये इसलिए भी था क्योंकि इंडिया का चाइना के प्रभाव के लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक था, कि चाइना का इनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए बहुत चिंताजनक था. इसलिए शायद हम लोग नहीं एक रोड मैप दे पाए, एक प्लान नहीं दे पाए. विद इट्स SCO's chairpersonship ending, the government may now be feeling the law of diminishing returns over its SCO engagement. बोल रहे हैं कि अब इस साल हमारी इसकी अध्यक्षता ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, अब हम इसके अध्यक्ष नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट को शायद ये फीलिंग आ रही होगी कि फीलिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि हमें घटता हुआ जो लाभ है उसका जो लॉ है ओवर इट्स एससीओ एंगेजमेंट, कि हमें अब एससीओ में भागीदारी से लाभ ज़्यादा नहीं होने वाला. वन दैट माइट मेक इट्स टास्क ऑफ होस्टिंग G20 इवन मोर डिफिकल्ट. और ये ऐसा एक
इस तरीके से घट रहा है कि अब अगर हम G20 को होस्ट करते हैं, G20 यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये टास्क बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए करना। क्वेश्चन नंबर 1, बेस्ड ऑन द पैसेज which of the following statements best represent the reasoning behind India's decision to join the Shanghai Cooperation Organization? यानी कि पैसेज के अनुसार हिंदुस्तान ने क्या रीज़न दिया जो कि हमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो, हमें पावर में बैलेंस लेकर आना है, तो हमें हर वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी चाहिए जिससे हमारे लिए बेनिफिट हो, ठीक है, हमारे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए बेनिफिट हो, राइट। तो चलिए देखते हैं। इंडिया वांटेड टू इंक्रीज इट्स जीडीपी, इंडिया अपनी जीडीपी इंक्रीज करना चाहता था, इसलिए ऐसा नहीं है, ये गलत आंसर है, क्योंकि केवल आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो केवल आपकी जीडीपी नहीं बढ़ सकती, आपको और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने पड़ेंगे। India joined to create a balance of power in the world and enhance its strategic autonomy, जो कि बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा भी कि ये जो देश हैं, जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो 1/3 बनाते हैं ग्लोबल जीडीपी का। उनके पास अगर हम उनको ज्वाइन करते हैं तो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा, और मल्टी अलाइनमेंट का जो हमारा एम्बिशन है उसके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है, और जिस वजह से हम एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन कर पाएंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। India wanted to leverage the SCO to conduct joint exercises with Pakistan under the SCO regional anti-terrorist structure। तो ये एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है कि हमें इसके अंदर जो भी कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं SCO के अंदर, उनके साथ में मिलके हमें रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की जॉइंट एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है, जो कि हमने बोला कि इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमने ये पॉइंट तक नज़रअंदाज कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, ये हमारे लिए एक नेगेटिव ही पॉइंट होगा। सो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। इंडिया वॉन्टेड टू पार्टनर विद US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन द क्वाड इनिशिएटिव। तो ऐसा नहीं है कि हम क्वाड इनिशिएटिव में इनके साथ में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में। उसके लिए कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी कि आपको SCO ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप इसके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो ये भी गलत हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What can be inferred about India's approach to its chairpersonship of Shanghai Cooperation Organization based on the passage? कह रहे हैं पैसेज के अनुसार शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सनशिप के लिए इंडिया की क्या अप्रोच रही। तो इंडिया क्या चाहता था? इंडिया चाहता था कि वो सक्सेसफुली, चलिए देखते हैं। इंडिया वॉज कम्प्लीटली इन्वेस्टेड इन इट्स रोल एज चेयर ऑफ SCO, कि इंडिया पूरी तरीके से अपनी अध्यक्षता के अंदर डूबा हुआ था कि हम इसके अध्यक्ष हैं तो हमें बहुत अच्छे से काम करना है, ऐसा उनका कुछ प्लान था। इंडिया प्रायोरिटाइज्ड इट्स US स्टेट विजिट ओवर SCO समिट, जो कि हमने देखा सही है कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया और बाद में इसको ऑनलाइन मेथड में, डिजिटल मेथड में कन्वर्ट कर दिया गया और डिजिटली सबके साथ में मीटिंग की गई, ठीक है। इंडिया सक्सेसफुली मैनेज टू मेक इंग्लिश अ फॉर्मल SCO लैंग्वेज, ये तो बिल्कुल गलत है। इसी चीज़ में एक में इंडिया फेल हुआ है जो कि मेंशन किया गया था। इंडिया एंडोर्स्ड अ रोड मैप ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑन SCO, ये भी गलत है। इंडिया नहीं दे पाया कोई भी नक्शा, कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं तैयार कर पाया, और चाइना का इसके ऊपर टेक ओवर करने की वजह से वो डर रहा था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What were the outcomes of Shanghai Cooperation Organization Summit that was chaired by India? क्या outcomes निकले इसके? तो देखते हैं। The summit was postponed due to Prime Minister Modi's US state visit। तो ये इसका आउटकम नहीं ना निकला, ये तो उससे पहले किया गया था। आउटकम मतलब मीटिंग होने के बाद में क्या रिजल्ट निकला। The members were able to establish English as formal SCO लैंग्वेज, बिल्कुल गलत है। इंग्लिश नहीं बन पाई फॉर्मल SCO लैंग्वेज की, ठीक है। The members forged a New Delhi Declaration and joint statements on radicalization and digital transformation। कह रहे हैं कि मेंबर्स ने इन चीज़ों के ऊपर अपना एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया, किसके ऊपर? उनने एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन करा और अपना रेडिकलाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जॉइंट स्टेटमेंट दिया, जो कि बिल्कुल सही है। इंडिया एंडोर्स्ड अ रोड मैप ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये गलत है। इंडिया नहीं दे पाया, कोई भी नक्शा नहीं दे पाया, कोई भी प्लान नहीं दे पाया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the tone of the passage? पैसेज की टोन कैसे है? पैसेज की टोन
बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक या पेसिमिस्टिक या आगे फ्यूचर में हमें ज़्यादा होप नहीं दिख रही, वो इसके ऊपर है। जैसा कि उनने कहा भी, डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात करी उनने, ठीक है, ब्राइट फ्यूचर नहीं दिख रहा अब एससीओ के साथ में, हालांकि हमने फ़ायदा उठाया बट आगे फ्यूचर ब्राइट नहीं दिख रहा, ठीक है। और जो उनके कंसर्न्स हैं कि पाकिस्तान के साथ में हमें एंटी टेररिज्म एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी जॉइंट लेवल पर, चाइना का एग्रेशन जो है और कई ऐसे मसले हैं जिनके ऊपर कंसेंसस नहीं बन पाया, ये सब चीज़ें क्या हैं, बताती हैं कि पैसेज की टोन बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ इंडिया, कि इंडिया का इकोनॉमिक पोटेंशियल डिस्कस किया हमने नहीं। द डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये भी मुख्य पॉइंट नहीं है। द चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद द एससीओ, कि एससीओ के साथ में हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और क्या क्या हमारे आगे चैलेंजेस आएंगे अगर हम एससीओ के अंदर बने रहते हैं तो उन्हीं के बारे में चर्चा की गई, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ यूक्रेन वॉर ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स, इसके बारे में हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है हमें वर्ड फील्ड का। ही वॉज अ क्रूअल फील्ड। फील्ड क्या होता है? एक डेमनिक शक्ति, यानी कि कोई राक्षस या भूत प्रेत है ना, जो बड़ा ही इविल स्पिरिट जिसको बोलते हैं। वाइल क्या होता है? नीच, ठीक है। जंकी कोई ड्रग एडिक्ट होता है उसको बोलते हैं सेंट, साधु महात्मा संत, ठीक है। एट्रोशियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दुष्ट, बहुत ही ज़्यादा क्रूर, ठीक है। तो फील्ड एक डीमनिक शक्ति है, इविल स्पिरिट है, तो उसका ऑपोजिट क्या आएगा? सेंट, क्योंकि सेंट क्या होता है? भगवान के दूत होते हैं, हम मानते हैं, ठीक है, संत महात्मा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है इनक्रेडिबल का। एन ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल टेल ऑफ ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी। इनक्रेडिबल मतलब बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय, ठीक है। तो ये लगभग एक अविश्वसनीय कहानी थी जिसमें जीत के बारे में भी बताया गया और ट्रेजेडी, दुखद अंत के बारे में या दुखद किसी घटना के बारे में भी बताया गया। तो पहले देखते हैं स्ट्रेन्ड का मतलब होता है तनावग्रस्त होना, है ना। बोलते हैं आई एम सो स्ट्रेन्ड, आई एम सो स्ट्रेस्ड, बोलते हैं, उसका मतलब होता है बहुत तनावपूर्ण, बहुत तनावग्रस्त। फार-फेच्ड मतलब अनबिलीवेबल, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फैंसीफुल। इम्प्लॉसिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, और बिलीवेबल मतलब विश्वसनीय। तो इनक्रेडिबल का मतलब जब अविश्वसनीय होता है तो बिलीवेबल मतलब उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी बिलीवेबल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अगर एक्टिव में है तो पैसिव में चेंज करना है, पैसिव में है तो एक्टिव में चेंज करना है, ठीक है। काइट्स हैव बीन बॉट बाय मेनी चिल्ड्रन, बोल रहे हैं काफ़ी सारे बच्चों द्वारा काइट्स खरीदी गई, काइट्स बहुत सारे बच्चों द्वारा खरीदी गई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैनी चिल्ड्रन। तो मैनी चिल्ड्रन क्या आ जाएगा? अब हमने एक्टिव में चेंज करना है तो मैनी चिल्ड्रन। वर्ब क्या हो जाएगा? बॉट हमारा वर्ब है, साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज किए गए हैव बीन, तो हैव बॉट, हैव बॉट। और क्या खरीदा? ऑब्जेक्ट क्या है? काइट्स। सो आंसर हो जाएगा मेनी चिल्ड्रन हैव बॉट काइट्स। देखते हैं, ऑप्शन ए है मेनी चिल्ड्रन हैव बॉट काइट्स, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द डैश चेयर वॉज डिस्कार्डेड बाय टेनेंट, तो जो कुर्सी थी वो खत्म कर दी गई, नष्ट कर दी गई, किसके द्वारा? टेनेंट द्वारा, किराएदार द्वारा। तो कैसी कुर्सी होगी? एक स्ट्रेट पूरी प्रॉपर कुर्सी है, कोई टूटी फूटी नहीं है, तो उसको तो आप नष्ट नहीं करेंगे ना। ब्रोक चेयर, ब्रोकिंग चेयर, ब्रोकन चेयर या ब्रेक चेयर। तो यहाँ पे आंसर आएगा ब्रोकन, क्योंकि जो आंसर दिया गया है वो पास्ट, ऑप्शन जो क्वेश्चन दिया गया है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म चाहता है, तो यहाँ पे ब्रोकन जो है वो इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी ब्रोकन इज करेक्ट। गुड डैश इज दैट टाइम ऑलरेडी। गुड डैश, गुड सॉरो, गुड सॉरो मतलब होता है दुख। एंग्विश मतलब भी गुस्सा, दुख, भावना ऐसी। ग्रीफ भी मतलब होता है दुख की भावना। और मिजरी भी दुख का समय। लेकिन जो गुड ग्रीफ है ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एकदम चौंक जाने का भाव, ठीक है, एक्सक्लेमेशन की, जैसे ओ गॉड हम बोलते हैं ना, ओ गॉड, तो वैसे बोला जाता है गुड ग्रीफ।
इज इट दैट टाइम ऑलरेडी? तो वो बोल रहे हैं, वो चौंक के बोल रहे हैं, गुड ग्रीफ इज इट दैट टाइम, क्या वो समय आ गया है? ठीक है, तो यहाँ पे गुड ग्रीफ ऑप्शन सी इज करेक्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज, क्षमता या फिर हमारा मुश्किल समय से, परिस्थिति से बच के निकलने की टेंडेंसी की, हम बच के निकलना बेहतर समझते हैं। ठीक है, पहला है बायलिंगुअल। बायलिंगुअल हमने कल परसों में पढ़ा था कि जो व्यक्ति 2 भाषाओं का ज्ञान रखता हो, 2 भाषाओं में बोल सकता हो, समझ सकता हो, उसको बोलते हैं बायलिंगुअल। एफर्विस का मतलब होता है बुलबुले छोड़ना, ठीक है, उबाल आना। स्केपिज्म मतलब टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज। और इक्विवोकल यानी कि संदिग्ध, और डी है इक्विवोकल जिसका मतलब होता है संदिग्ध। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एस्केपिज्म इज करेक्ट। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन। ठीक है, अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का ही क्वेश्चन है। अ सेक्रेड सॉन्ग और हाइम यानी कि कोई भजन कीर्तन। ठीक है, साम का मतलब होता है कोई सेक्रेड सॉन्ग या फिर हाइम यानी कि भजन। ठीक है, डेप्रिकेट का मतलब होता है निरुत्साहित करना किसी चीज़ को। हर्बेरियम का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे सूखी पत्तियों का कलेक्शन किया जाता है, उनको रखा जाता है, सूखी पत्तियों को रखा जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो फीमेल प्रॉब्लम से डील करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जाम इज करेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड लाइक टू लर्न फ्रेंच। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं फ्रेंच सीखना चाहूँगा। तो ही सेड टू मी। ठीक है, वुड क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो किससे स्टार्ट होएगा? वुड। किसको पूछ रहे हैं? मुझे पूछ रहे हैं, तो वुड यू लाइक टू लर्न फ्रेंच। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ही सेड टू मी डू यू लाइक टू लर्न फ्रेंच। डू यू लाइक से मतलब हो जाएगा कि क्या आपको पसंद है फ्रेंच सीखना, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम फ्रेंच सीखना चाहोगे। ठीक है, ही सेड टू मी वुड यू लाइक टू लर्न फ्रेंच। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आते हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड के ऊपर। ठीक है, चलिए देखते हैं। मॉकरी का मतलब होता है किसी का उपहास करना, किसी का मजाक बनाना। ठीक है, क्रॉकरी एक तरीके से कटलरी होती है। बॉर्न चाइना के सेट आते हैं ना, क्रॉकरी के सेट आते हैं। मम्मी बोलती है वो स्पेशल वाली क्रॉकरी स्पेशल गेस्ट आएंगे तब निकालेंगे। ठीक है, रिलीजियस मतलब धार्मिक। और बेनेडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को आशीर्वाद देना, किसी चीज़ को ब्लेसिंग देना। सो बेनेडिक्शन के स्पेलिंग BENEDICTION होते हैं। तो यहाँ पे बेनेडिक्शन की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाय ऑल अकाउंट्स कूजंगाल India's official entry in the Best International Film category at Oscars 2022 is an excellent movie। बोल रहे हैं हम किसी भी तरीके से देखें तो कूजंगाल जो कि इंडिया की ऑफिशियल फिल्म है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर्स 2022 के लिए, वो एक बहुत शानदार, बहुत उम्दा मूवी है। एंड वाइल सच जजमेंट्स आर एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव। अब ये स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है एंड वाइल से। वाइल यानी कि कुछ स्टेटमेंट दिया गया होगा, ठीक है, उसी के बारे में आगे चर्चा की जा रही है। तो एंड वाइल सच जजमेंट्स आर एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव, ये व्यक्ति चीज़ पढ़ रहे हैं जिसके ऊपर अभी मुख्य हमारा फोकस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड ऑफन डिवाइसिव, और ऐसे जो जजमेंट्स होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं और डिवाइसिव होते हैं, यानी कि उसमें लोगों के विचार बटे हुए होते हैं। कूजंगाल सीम्स टू पोजेस ग्रेट सिनेमैटिक वैल्यू एंड इज वर्दी कैंडिडेट टू बी सेंट टू ऑस्कर्स। बोल रहे हैं कि हालांकि इसके ऊपर लोगों का विचार सब्जेक्टिव है और डिवाइसिव है, कूजंगाल हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी उसकी सिनेमैटिक वैल्यू है, बहुत अच्छी पिक्चर है और सही उम्मीदवार भी है कि ऑस्कर्स को भेजा जा सके। सेट इन रूरल तमिलनाडु कूजंगाल। अब देखो ये कूजंगाल की डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि कूजंगाल क्या है, मूवी उसको किस तरीके की मूवी है, कहाँ पे बेस्ड है। तो ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके लिए हमें पहले कूजंगाल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट। तो ये रूरल तमिलनाडु में बनी है मूवी, विच ट्रांसलेट्स टू पेबल्स depicts the life of a small family going through emotional turmoil, जो कि टुकड़ों टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में
पेबल्स तो होते हैं पत्थर, छोटे छोटे पत्थर जो पानी के अंदर मिलते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर टूट टूट के एकदम राउंड से स्मूथ से पत्थर, उनको बोल देते हैं पेबल्स। तो बोल रहे हैं कि जो कि पत्थरों के तौर पे मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई है, बटी हुई है, और एक फैमिली का इमोशनल जद्दोजहद से जूझ रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। Based on a true story, कूजंगाल has won praise and awards on the film festival circuit। बोल रहे हैं ये सत्य घटना पर आधारित है कूजंगाल, और इसको काफ़ी सारे फिल्म सर्किट्स में, जैसे कि और कोई अवार्ड्स होते हैं, चाहे कांस फिल्म फेस्टिवल हो, चाहे इंडिया में कुछ फिल्म फेस्टिवल्स हो, वहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा गया, काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मिले। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट वो होगा जहाँ पे कूजंगाल को इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पे कूजंगाल को इंट्रोड्यूस किया गया कि ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी के लिए, ऑस्कर्स के लिए 2022 के लिए। ठीक है, और बहुत ही शानदार मूवी है। ये होगा फर्स्ट स्टेटमेंट। फिर सेकंड स्टेटमेंट आता है जहाँ पे कूजंगाल का बेस बताया गया कि ये किस तरीके की मूवी है, किसके ऊपर बेस्ड है। ये तमिलनाडु में बनी हुई मूवी है और ये एक फैमिली को दिखाती है कि वो किस तरीके से इमोशनल जद्दोजहद से जूझ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड। थर्ड पॉइंट हो जाता है कि ये कूजंगाल जो मूवी है ये ट्रू घटनाओं पे, सत्य घटनाओं पर आधारित है। ठीक है, और बहुत सारे फिल्म सर्किट्स में इसको अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, इसकी प्रशंसा काफ़ी हो रही है। तो इस तरीके के जो जजमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल सब्जेक्टिव होते हैं और डिवाइसिव होते हैं। ठीक है, और इन जजमेंट्स के लिए कूजंगाल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसकी सिनेमैटिक वैल्यू बहुत अच्छी है और ये ऑस्कर्स के लिए हमारा एकदम सही उम्मीदवार है। तो ACDB ये हमारा अरेंजमेंट बन रहा है। AC ऑप्शन डी इज करेक्ट, ACDB। आई विल एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल अ टाइम कम्स। बोल रहे हैं मैं जब समय आएगा तब ये जिम्मेदारी उठा लूँगा। बोलते हैं ना कि तुम जिम्मेदार बन जाओ, तो बोलते हैं जब समय आएगा तब मैं बन जाऊँगा अपने आप। ठीक है, तो वो यहाँ पे वही स्टेटमेंट कहने की कोशिश करी जा रही है कि जब सही समय होगा या जब मेरा टाइम आएगा तब मैं अपनी जिम्मेदारियाँ उठा लूँगा। अभी मुझे इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं पढ़ाई पे फोकस कर लेता हूँ। जब टाइम होगा, मेरा टाइम होगा, मैं पढ़ाई कर चुका हूँगा, तब मैं अपनी जिम्मेदारी उठा लूँगा। ठीक है, तो व्हाइल अ टाइम कम्स नहीं होता, व्हेन द टाइम कम्स, क्योंकि व्हाइल का मतलब होता है कि जब ये घटना हो रही है उसी समय पे कोई दूसरी घटना हो रही है। ठीक है, जब जिस दौरान पे मैं स्कूल जा रहा था उस दौरान पे मेरा भाई जो है वो कॉलेज जा रहा था, तो ये क्या हो गया, व्हाइल की घटना हो गई। लेकिन यहाँ पे हमें व्हाइल नहीं बताना, यहाँ पे हमें बोलना है कि जब समय आएगा तब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा लूँगा। तो अंटिल मतलब जब तक समय नहीं आता, इसमें नहीं का भाव है, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा लूँगा जब तक समय नहीं आता। वेनेवर जब भी समय आएगा मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा लूँगा, या फिर जब समय आएगा मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा लूँगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द सेंटर हैज़ प्रेफर्ड टू बी इवेसिव एवर सिंस एन इंटरनेशनल मीडिया। बोल रहे हैं कि सेंटर ने अब कोई भी जवाब देने से बच रहा है, कोई भी डायरेक्ट जवाब देने से बच रहा है जब से पूरी की पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने एक बॉम्ब गिरा दिया है उनके ऊपर कि इज़राइल की NSO स्पाईवेयर फर्म, एक इज़राइल की NSO स्पाईवेयर कंपनी जिसका नाम है पेगासस, was allegedly used to snoop on world leaders, journalists, human rights activists, political dissidents and others। कि एक इज़राइली कंपनी NSO स्पाईवेयर पेगासस नाम से उसको कथित तौर पे इस्तेमाल किया गया दुनिया के लीडर्स के ऊपर नज़र रखने के लिए, जर्नलिस्ट के ऊपर नज़र रखने के लिए, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के ऊपर नज़र रखने के लिए और पॉलिटिकल डिसिडेंट्स और दूसरे लोगों के ऊपर नज़र रखने के लिए। विद द फॉर्मेशन ऑफ अ 3-member कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, द सुप्रीम कोर्ट हैज सेट द बॉल रोलिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट प्रोब इनटू द पेगासस स्नूपिंग एलिगेशन। बोल रहे हैं एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इंडिपेंडेंट प्रोब यानी कि कोई भी गैर सरकारी जांच के लिए उन्होंने शुरुआत कर दी इस जांच की, जिसमें कि पेगासस कंपनी का जो स्नूपिंग एलिगेशन है, जो उनकी दूसरे लोगों के ऊपर नज़र बनाए रखने की जो एलिगेशंस हैं, उनकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जा रही है।
Over 300 verified Indian mobile phone numbers were on the list of potential targets for surveillance. और इस लिस्ट में 300 मोबाइल फ़ोन, इंडियन मोबाइल फ़ोन यूज़र्स थे इस लिस्ट के अंदर शामिल. जो पेक्सिस कंपनी जो लोगों के ऊपर नज़र बना के रखी हुई थी ना, उसमें 300 इंडियन मोबाइल नंबर्स भी शामिल थे, ठीक है, जो जिनके ऊपर की वो नज़र बना रहे थे. द कोर्ट rightly rejected union government's request to allow it to set up a panel to investigate the matter. तो यूनियन गवर्नमेंट ने इजाज़त मांगी कोर्ट से कि हमें एक पैनल बनाने दिया जाए जिसमें हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर पाए, लेकिन कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया. फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया हमारा बी, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई 3 मेंबर्स की, तो उन्होंने ये प्रोब अगेंस्ट पेक्सिस स्नूपिंग एलिगेशंस, यानी कि पेक्सिस कंपनी की जो दूसरों की नज़र या उनकी खुफिया इन्फॉर्मेशन निकालने की जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगी हैं, इसकी जानकारी, इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर दी. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट हो जाता है इसी का ही काउंटर कि इससे पहले कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट कि वो एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाते हैं, पैनल बनाते हैं इस मसले को सॉल्व करने के लिए, उसको उन्होंने खारिज किया था सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट हो जाता है ए, कि तब से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बच रही है कोई भी डायरेक्ट स्टेटमेंट देने से, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया जो है लगातार उनके ऊपर नज़र बनाए रखे. और इंटरनेशनल मीडिया ने ही ये बात उजागर करी थी कि इजरायली एनएसओ स्पाईवेयर कंपनी पेक्सिस ने कथित तौर पे इंटरनेशनल लीडर्स की, वर्ल्ड लीडर्स, जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट, इन सब के ऊपर नज़र बना के रखे हुए है. ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट. और फोर्थ स्टेटमेंट हो गया कि 300 इंडियन मोबाइल नंबर्स भी इसमें पाए गए हैं जिनके ऊपर ये लोग नज़र बना के रखे हुए थे. ठीक है, तो अरेंजमेंट बन रहा है बी डी ए सी. बी से 2 स्टार्ट हो रहे हैं, बी सी डी ए, बी डी ए सी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. A state that has seen unprecedented emphasis on road building aimed at decongesting the national capital and boosting connectivity to the adjoining states to spur the development process can ill afford to neglect the maintenance of infrastructure. बोल रहे हैं कि ये जो स्टेट है इसने पहले जैसा कभी नहीं देखा ऐसा एम्फेसिस दिया रोड बिल्डिंग के ऊपर, एम्ड एट कंजेस्टिंग द नेशनल कैपिटल, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि नेशनल कैपिटल को यानी कि दिल्ली को डीकंजेस्ट किया जाए, यानी कि उससे भीड़ भाड़ को कम किया जाए, एंड बूस्टिंग कनेक्टिविटी टू द एडजॉइनिंग स्टेट्स, और अगल बगल के स्टेट्स के साथ में ज़्यादा बेहतर कनेक्शन बनाया जाए, कनेक्टिविटी बनाई जाए, रास्ते बनाए जाए, टू स्पर द डेवलपमेंट प्रोसेस, ताकि डेवलपमेंट प्रोसेस और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सके. कैन इल अफोर्ड टू नेग्लेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. जब हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं तब हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते या इस चीज़ को हम दरकिनार नहीं कर सकते कि हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा. द नीड टू गार्ड अगेंस्ट द हैज़ार्ड्स ऑफ लूप साइडेड डेवलपमेंट इज़ एविडेंट. बोल रहे हैं कि अब ये जो ज़रूरत है कि हमें इस तरीके की लूप साइडेड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक तरफ तो आप पूरा जोर दे रहे हो, दूसरी तरफ को आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हो. ठीक है, तो लूप साइडेड ऐसी डेवलपमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, इससे हमें बचाने की ज़रूरत है. और ये साफ हो जाता है जो हम लोग बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल कंडीशन दिखा रहे हैं विलेज रोड्स की, लीडिंग टू खारखरा फ्रॉम भटसाना विलेज इन धारूहेरा ब्लॉक ऑफ हरियाणा's रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट. यानी कि इस जगह पे खारखरा से भटसाना के लिए जो रास्ता जाता है उस सड़क की जो अनएक्सेप्टेबल कंडीशंस है उससे साफ पता चलता है कि हमें इस तरीके की वन साइड डेवलपमेंट वाली पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए. While the Haryana Human Rights Commission has sought अ रिपोर्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़. जब हरियाणा की एक तरफ तो क्या है, हरियाणा के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से एक रिपोर्ट मांगी है. द रीज़न गिवन फॉर द प्रॉब्लम दैट द इनंडेशन ऑफ रोड टुक प्लेस ड्यू टू द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम अ डैम. बोल रहे हैं कि जो रीज़न दिया गया कि ये जो रोड के क्षतिग्रस्त हुई है, ये रोड क्षतिग्रस्त हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि बगल का कोई डैम होगा उससे एकदम से पानी छोड़ दिया गया टू इम्प्रूव द वाटर टेबल इन द एरिया, ताकि इस एरिया का वाटर टेबल
इम्प्रूव किया जा सके, इंडिकेट्स दैट देयर वॉज नो एडिक्वेट मॉनिटरिंग ऑफ द बाय द अथॉरिटीज कंसर्न टू अवॉइड इनकन्वीनियंस टू द पीपल। कि ठीक है, आपने मान लिया कि आपने डैम का दरवाज़ा खोला, डैम खोला जिसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में पानी आया, लेकिन क्या आपको उस डैम को खोलने से पहले लोगों की सेफ्टी, लोगों की इनकन्वीनियंस के बारे में ध्यान नहीं रखना चाहिए था? आपने ऐसे ही उठे और गेट खोल दिया जाके, आपको ये नहीं देखना चाहिए था कि आगे लोगों को क्या परेशानी होगी हम अगर इस तरीके से ऑल ऑफ अ सडन इतना पानी रिलीज करेंगे? तो फर्स्ट अरेंजमेंट होगा बी, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके के डेवलपमेंट से नुकसान हो सकता है, लूप साइडेड डेवलपमेंट से नुकसान हो सकता है, और वही नुकसान हमें देखने मिल रहा है खारखरा और बरसाना के बीच के जो रास्ता है उस पर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे इससे पहले कभी भी इतना ज़्यादा एम्फेसिस, इतना ज़्यादा जोर डेवलपमेंट पे, सड़कों की बिल्डिंग पे नहीं दिया गया, सड़कों को बनाने पे नहीं दिया गया। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड हो गया कि हालांकि हरियाणा के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रिपोर्ट्स मांगी है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ से, तो जो रीज़न दिया गया है इस प्रॉब्लम के पीछे वो दिया गया कि ये जो रास्ता है ये बह गया क्योंकि एक डैम जो है वो खोल दिया गया था, उसकी वजह से ये रास्ता टूट गया, तहस नहस हो गया। सो 4 यहाँ पे अरेंजमेंट बन रहा है BACD। BACD ऑप्शन ए इज करेक्ट। मोर ओवर, अब मोर ओवर से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता ना। मोर ओवर इलेक्टोरल कंपल्शंस आर लाइकली टू कम इनटू प्ले इन पोल बाउंड पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। बोल रहे हैं आने वाले इलेक्शंस की वजह से यहाँ पे पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनकी वजह से कुछ परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये किसी परिस्थिति का पहले ही जिक्र किया है जो कि आने वाले इलेक्शन से और ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। ठीक है, द सिचुएशन में वर्सन, इसमें भी किसी स्थिति का बताया गया है कि ये स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है, यानी कि ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, may worsen as governments of both states are keen to avoid a confrontation with farmers, क्योंकि दोनों ही देशों की जो सरकारें हैं वो किसानों के साथ में कोई भी द्वंद्व नहीं चाहती, कोई भी मतभेद नहीं चाहती। who have been on a war path since लास्ट ईयर इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द 3 सेंट्रल फार्म लॉज। और ये वो किसान हैं जो पिछले 1 साल से ही लगभग एक किस्म से युद्ध के मैदान में उतरे हुए हैं, जब से 3 सेंट्रल फार्म लॉज पास हुए हैं तब से। तो ये दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकते। विद द ऑनसेट ऑफ पैडी प्रोक्योरमेंट, कि अब जैसे ही हमने पैडी की खरीद स्टार्ट करी है, द इको फ्रेंडली प्रैक्टिस ऑफ स्टबल बर्निंग हैज़ रीअपेयर्ड इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो जैसे ही हमने राइस की खेती जो है उसकी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करी, उसको निकालना खरीदना स्टार्ट करा, तो वैसे ही जब राइस की खेती होती है या पैडी की खेती होती है तो उसके बाद में जो पीछे लेफ्ट ओवर मटीरियल बच जाता है ना, उसको बोलते हैं स्टबल, उसको जला दिया जाता है। तो ये बहुत ही इको अनफ्रेंडली, मतलब नॉन इकोनॉमिक प्रैक्टिस है, इकोलॉजिकली इनकरेक्ट प्रैक्टिस है। तो इसको किया जाना शुरू हो गया। हैज़ रीअपेयर्ड इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स में ये दोबारा से शुरू हो गया। US स्पेस एजेंसी नासा सैटेलाइट इमेजेस हैव शोन स्कोर्स ऑफ फार्म फायर्स इन पंजाब हरियाणा इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इटसेल्फ। US की स्पेस एजेंसी नासा के कुछ सैटेलाइट इमेजेस सामने आए हैं जहां पे पंजाब हरियाणा के इलाकों में फार्म फायर्स अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही दिखाई देने शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होगी कि हमने जैसे ही पैडी की खरीद स्टार्ट करी, उसके पीछे लेफ्ट ओवर स्टबल जो रह जाता है उसकी जलाने की शुरुआत भी हो गई। ठीक है, फर्स्ट हो गया स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इसी को आगे उजागर करते हुए बोला कि US की स्पेस एजेंसी ने भी पिक्चर्स दिखाई हैं जहाँ पे पंजाब और हरियाणा के रीजन्स में अक्टूबर की शुरुआत से ही किसानों ने खेतों में आग लगा दी थी। ये हो गया सेकेंड। थर्ड हो जाता है कि ये स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो सकती है क्योंकि दोनों ही स्टेटों की गवर्नमेंट जो है वो फार्मर के साथ में कोई भी मतभेद नहीं चाहती, कोई भी
उनके साथ में द्वंद्व नहीं चाहती, क्योंकि किसान पहले ही गुस्से में है, पहले ही एक तरह से जंग में कूदे हुए हैं सरकार के अगेंस्ट, क्योंकि वो सेंट्रल फार्म लॉज का विरोध कर रहे हैं। यू गेट थर्ड। और ये इसलिए भी है क्योंकि आगे इलेक्शंस आने वाले हैं पंजाब और उत्तर प्रदेश में, और सरकार जो है वो अपना पक्ष खोना नहीं चाहती इन किसानों को नाराज करके। ठीक है, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो अरेंजमेंट बन रहा है CDBA। सी से एक ही अरेंजमेंट स्टार्ट हो रहा है, CDBA, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द कंपनी ओन्ड देम बॉडी एंड सोल, कि कंपनी पूरी तरीके से कंप्लीटली उनके बॉडी, उनकी आत्मा तक की मालिक बनी हुई थी, यानी कि कंपनी ने उनके ऊपर पूरी तरीके से उनको अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, कंप्लीट कंट्रोल। ठीक है, लाइफ एंड डेथ, उनकी जिंदगी और मौत उनकी कंपनी के हाथ में थी। तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी और मौत कंपनी के हाथ में थी। टू सॉल्व अ डिफिकल्टी, कि कंपनी उनको डिफिकल्टी सॉल्व करने के लिए खरीद चुकी थी या ओन करती थी। ठीक है, हैप्पीनेस एंड सॉरो, उनकी खुशी या गम की जिम्मेदार कंपनी थी। होली एंटायरली, यानी कि कंप्लीटली, तो कंपनी कंप्लीटली उनकी मालिक बनी हुई थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आज के पैसेज में इतना ही। इस पैसेज की PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।